अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीब आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमने अपने मुआशरे को किस तरह खूबसूरत भी बनाना है और तरक्की याफ्ता भी बनाना है, क्योंकि कोई भी मुआशरा तरक्की याफ्ता हो ना, उसका पता इस बात से लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो कितने शऊर याफ्ता हैं या उनका शऊर कितना बुलंद है। लोग आते हैं चले जाते हैं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहता है, मगर वो लोग जो अपने जहन का पूरा इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया जाता है कि वो माशरे के लिए ऐसी कंट्रीब्यूशंस करते हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाता है। उनकी वजह से ही एक माशरा दूसरे से मुकाबला करने के लायक बनता है। यही वो लोग होते हैं जो तारीख़ बनाते हैं। अमूमन हम बस सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं। अगर देखा जाए ना तो इंसानी सलाहियतों की तौहीन है ये, क्योंकि एक इंसान जिसका जहन सारी दुनिया को ज़ेर कर सकता है, उससे महज आप 2 वक्त की रोटी का काम लें या बस इस बात पर इक्तफ़ा कर लेना कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, ये तो उस इंसान के लिए, उसके जहन के लिए तौहीन है। अब सवाल ये है कि हम कैसे अपने दिमाग की सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं। इस बात का पता इस तरह चलाया जा सकता है कि हम उन लोगों की ज़िंदगियां देखें जो इस मकाम पर जिए हैं, जो बाकियों से मुख्तलिफ थी, जिनकी जहानत, जिनका दिमाग बेमिसाल था। ऐसे लोगों पर मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेज़ हुई भी होती हैं, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाती है, फिल्म्स बनाई जाती हैं, जिनके नतीजे में चंद ऐसी चीज़ें या ऐसे पॉइंट्स निकाले जाते हैं जो इन सब में मुश्तरका थे। तो आइए एक एक करके ना हमने उनका जायज़ा लेना है कि वो लोगों के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि मुश्तरका थी। सबसे पहले जनाब वो लोग जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग किस्म का जो माइंड है ना, वो माइंडसेट रखते हैं। किसी बात का सिर्फ एक पहलू देखने की बजाय उनका हर पहलू पर ध्यान होता है। अगर किसी मसले का सामना होना तो उनका सारा फोकस जो है ना सॉल्यूशंस पर होता है, ना कि वो बार बार अपने मसले पर अपनी जो तवानाई है, एनर्जी है, उसको खर्च करते हैं। दूसरे, वो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, यानी उन्हें अपने जज्बात पर काबू आता है। ऐसे लोग कभी जज्बात को अपनी अक्ल पर हावी नहीं होने देते हैं। ये चीज़ उन्हें ज़िंदगी में स्टेबल भी रखती है और वो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं जिन पर ध्यान देने की उन्हें ज़रूरत होती है। और तीसरे, वो लोग कि उन लोगों के अंदर अडेप्टबिलिटी एंड जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, उसका पहलू बाकियों की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है। वो अपनी लाइफ में सख्त जो है ना फ़ैसले भी करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की हकीकतें भी वो तस्लीम कर रहे होते हैं। उनके नज़दीक कोई बात हतमी नहीं होती है। यही वजह है कि वो नए ख़यालात और नए इल्म की राह अपने लिए कभी भी बंद नहीं होने देते। ये चीज़ उनकी ज़हनी सलाहियत को मज़ीद बढ़ाती है कि इल्म उनके पास कई ज़ावियों से आता है, वो हर ज़ाविये को समझकर अपनी राय बनाते हैं। चौथा, कि ये लोग जो होते हैं ना, इंटेलेक्चुअली क्यूरियस होते हैं। यही वजह है कि उनके अंदर एक कह लें कि जज्बा हमेशा मौजूद होता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने का, लर्निंग का। कभी भी ये जज्बा उनका ख़त्म नहीं होता। वो हर रोज़ कोई ना कोई नई बात सीखते हैं। वो सीखने के लिए कह लें कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस पर यकीन रखते हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब वो किसी शख्स से या किसी वाक़ये से कोई सबक ना सीख रहे हों। चौथा ये है कि वो हर वक्त सोचते रहते हैं और यही वजह है कि उनकी जो मॉरल रीज़निंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा दूसरों से बेहतर होती है। वो अखलाकी मसाइल के ऊपर बड़ा वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत हो रहा है, इस बात का इल्म उन्हें बाकियों से ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होता है कि वो, क्योंकि वो इन बातों के पीछे जो छुपी हुई दलीलें हैं ना, उनको अच्छी तरह से समझते हैं। और यही वजह है कि वो अखलाकी तौर पर बेहतर होते हैं, क्योंकि वो मुनसिफाना फ़ैसले करने के अहल भी होते हैं। पांचवी चीज़ कि वो दूसरों के साथ ताउन को अहमियत देते हैं, अच्छी टीम वर्किंग करते हैं, वो दूसरों का बेस्ट सामने लाते हैं। उनसे जो मुंसलिक, उनसे जो जुड़े लोग होते हैं ना, वो कारामद बन जाते हैं। उनकी सोहबत में इतनी ताकत होती है कि वो साथ वाले लोगों को सोना बना सकते हैं। और छठी चीज़
वो अच्छी याददाश्त भी रखते हैं, उसके साथ साथ वो छोटी छोटी डिटेल्स को भी याद रखने की सलाहियत रखते हैं, और वो सिर्फ उन चीज़ों को याद रखते हैं जिन्हें याद किया जाना चाहिए, ना कि हम जिस तरह बहुत सी बाकी फ़जूल चीज़ों के ऊपर भी अपनी एनर्जी जो है लगा देते हैं, और बाद में हमें याद आता है कि हमने जो मेन चीज़ थी हमने उसके बारे में तो सोचा ही नहीं, हमने उसके बारे में तो काम ही नहीं किया। ये चीज़ उन्हें ना ज़्यादा अक्लमंद बनाती है। जब दूसरे किसी चीज़ का मसला और हल नहीं जान पाते हैं ना, तो ऐसे लोग सिर्फ एक नज़र में देख लेते हैं कि किसी प्रॉब्लम में बुनियादी मसला क्या है और उसके मुमकिना सॉल्यूशंस क्या निकल सकते हैं। 9वीं चीज़ है कि ऐसे लोग ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। 10वीं चीज़ ये है कि ऐसे लोग हर चीज़ का हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव रखते हैं, ये मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। बात कहाँ से हो रही है, क्या बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, ये सब उनके जहन में होता है। यही वजह है कि उन्हें पता होता है कि किस चीज़ को हमने ज़्यादा अहमियत देनी है, किस चीज़ को हमने कम अहमियत देनी है। और इसके बाद आता है कि ये लोग कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचते हैं, उनके जहन में हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स चल रही होती हैं, और ये सिर्फ आज या वक्ती फ़ायदा नहीं देखते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो कोई भी फ़ैसला कर रहे हैं ना, पहले ये देखें कि उस फैसले का आउटकम साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या होगा। यही वजह है कि ये लोग दूर अंदेश ज़्यादा होते हैं। तो इन खूबियों को ज़रा ध्यान में रख कर और ख़ुद जायज़ा लेकर आप ये सोचें कि ये आपके अंदर भी मौजूद है या नहीं है। आपको हैरत होगी ये जानकर कि हम में से बेशतर लोगों के पास ये खूबियाँ मौजूद ही नहीं हैं, और यही वजह है कि हमारा ओवरऑल जो शऊर का लेवल है वो तरक्की याफ्ता कौमों से बहुत कम है। अब ज़रूरत के समय की है कि हम भी इन चीज़ों को पहचानें और उन्हें हासिल करने की कोशिश करें, और इन चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं, इन आदात को हम अडेप्ट कर सकते हैं। हम इन चीज़ों को किस तरह अडेप्ट कर सकते हैं, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम उन लोगों का जायज़ा लें, उनकी तरक्की का जायज़ा लें कि किस तरह उन्होंने तरक्की की है, कौन कौन सी ऐसी मुश्तरका आदात थी उन सब लोगों में या उन सारे ममालिक में जो उन्होंने यूज़ की हैं, जो उनके अंदर ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्हें तरक्की हासिल हुई है। हम उन चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्टबिलिटी और फ्लैक्सिबिलिटी का होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मुआशरे की तरक्की के लिए नहीं, ये एक इंडिविजुअल की तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप स्टबन रहेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि जो मुझे पता है सिर्फ वो ही सही है, तो कभी भी आप इंडिविजुअली भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ साथ जो मुआशरा है, जो लोग हैं वो तरक्की कर रहे होते हैं, इवॉल्व हो रहा होता है, टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व हो रही होती है, और अगर आप उसके साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, अपने अंदर अडेप्टबिलिटी लेकर नहीं आएंगे, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, इंडिविजुअली भी और मुआशी तौर पर भी अगर देखा जाए, और मुल्की तौर पर भी आप कभी भी जो तरक्की याफ्ता मुल्क या फिर तरक्की याफ्ता कौम नहीं बन सकते हैं। तो अपने अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें जायज़ा लेना चाहिए और उसके ऊपर हमें काम भी करना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और मोटापा जो है ना, वो हुस्न का ही नहीं बल्कि हमारी सेहत का भी बहुत बड़ा दुश्मन है, और ये सिर्फ चेहरे के खदो खाली नहीं बल्कि आपके पेट को भी चर्बी से भरकर आपको बदसूरत बना सकता है। वज़न में तेज़ी से इजाफे की बड़ी वजह हमारा जो ख़राब तर्ज़ ज़िंदगी है ना, उसको कहा जाता है। आउटिंग के नाम पर हम लोग बाज़ारी जो ग़िज़ाएँ हैं वो खाने का रुझान काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जिसका नतीजा ये है कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के मर्ज़ में इजाफ़ा हो रहा है, और वहीं जोड़ों का दर्द, अमराज़ क़ल्ब और बाकी जो अमराज़ हैं जिस तरह कोलेस्ट्रोल है या बाकी चीज़ें, उसमें भी इजाफ़ा आम सी बात बन चुका है। वो लोग जो आराम तलब होते हैं ना, बाकायदा एक्सरसाइज नहीं करते हैं और मुरगन ग़िज़ाएँ उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो मोटापे का जल्दी शिकार होते हैं। आजकल क्योंकि ख़वातीन ख़ुसूसन लड़कियों में मोटापे से बचने के लिए ना डाइटिंग करने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिससे दीगर अमराज भी जन्म लेते हैं। सबसे पहले ये कि डाइटिंग होती क्या है, और फिर नतीजा निकलता ये है कि जनाब आपका एक तो वज़न दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है, बाउंस बैक करता है। फिर यह है कि आपका चेहरा बेरौनक हो जाता है जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं, और इतनी जहरीली डाइटिंग कर रहे होते हैं आप। दूसरा ये कि जिस्म में खून की कमी हो जाती है, आपका रंग जर्द पड़ना शुरू हो जाता है,
कम खाना या डाइटिंग करना मोटापा ख़त्म करने का सही तरीका नहीं है। आप रोज़ाना भरपूर ग़िज़ाएँ खाएं, वो ग़िज़ाएँ भी ज़रूर आपके खाने के अंदर होनी चाहिए जिनमें थोड़ा बहुत फ़ैट मौजूद हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट। दूसरा ये कि वो ग़िज़ाएँ कम खाएं जिसमें फ़ैट जो ज़्यादा मौजूद होता है, जिसमें चिकनाई ज़्यादा मौजूद होती है, जो आपको ज़्यादा मोटापे की तरफ लेकर जा रही होती है। तो आज ख़ास तौर पर हम ऐसी चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे कि हम किस तरह डाइट कर सकते हैं और कौन कौन सी डाइट जो है वो ज़्यादा फिजिबल है और जिसका कोई कह लें कि नुकसान नहीं होगा आपको, उस पर बात करेंगे। और आज हम ये भी समझेंगे कि मोटापे को कि आपको कब अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब इसके बाद आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है अगर इस टारगेट से आप ऊपर चले गए, इस साइज़ से आप ऊपर चले गए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिज़ा नौशाही मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। शिज़ा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शिज़ा, आजकल जो मोटापा है, डायबिटीज़ है, ये एक ही कह लें कि बीमारी की जड़ भी है और दूसरा ये कि ये हम लोग इसमें सरे फहरिस्त भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट पाए जाते हैं। तो मोटापा, हमने आज बात करनी है कि मोटापे से हमने किस तरह बचना है। सबसे पहले तो जो आजकल डाइट्स चल रही हैं, कि आपको लगता है कि वो अच्छी डाइट्स हैं और उसका कोई फ़ायदा होता है? ऐसी बहुत सारी डाइट्स हैं जो बहुत अच्छी भी हैं, बट हमारी जो जनरेशन है ना वो क्विक काम करने पे ज़्यादा फोकस करती है। वो किसी एक फूड को पकड़ लेती हैं और वो कोशिश करती हैं कि हम उस फूड के थ्रू जो है अपना वज़न बहुत तेज़ी से कम करने। लाइक आजकल वाटरमेलन का सीज़न चल रहा है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाटरमेलन को पकड़ा हुआ है और दिन में सिर्फ 3 से 4 दफ़ा सिर्फ तरबूज खा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनका वज़न कम होगा, और हो भी रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, बट उन्होंने आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक या आफ्टर 1 मंथ उसको स्किप कर देना है, उसको छोड़ देना है। तो वो जब छोड़ देते हैं तो उनका वेट ऑटोमेटिकली डबल से भी नहीं बल्कि ट्रिपल गेन होना शुरू हो जाता है, और फिर साथ उनकी बॉडी में जो है वो अलग वीकनेस आना शुरू हो जाती है। जैसे आपने कहा, रंग येलो होना शुरू हो जाता है, अनीमिया वाली साइड पे हम लोग चले जाते हैं, खून की कमी वाली, शुगर, और हमें सांस चढ़ना है और हम बहुत थके थके फील करते हैं। इवन कुछ करना भी नहीं है, उसके बाद भी बहुत थकावट फील होती है हमारी बॉडी के अंदर। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है वेट लॉस और एक होता है फैट लॉस। अच्छा, वेट लॉस में ये होता है कि हम लोग क्विकली अपना वेट लॉस कर लेते हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स उन्हें हमारी बॉडी को मेंटेन रखना है, हमारे वाटर लेवल को हमारी बॉडी के अंदर उन्होंने मेंटेन रखना है। तो वो आप 1 मंथ में भी जो है लोग जो है वो 10 किलो 15 किलो वजन कम कर रहे हैं वेट लॉस से। बट फैट लॉस एक सबसे बेस्ट मेथड है। फैट लॉस ये होता है कि आपकी बॉडी पे जिस पार्ट पे भी फैट चर्बी आई हुई है ना बहुत ज़्यादा, हमने उसको पिघलाना है। अच्छा, कुदरती तौर पे हमने उसको अपने अंदर से ख़त्म करना है, और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। फैट लॉस में आपके अंदर बॉडी से कभी भी इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म नहीं होते। वेट लॉस में हमारी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें बहुत हमारी इंटरनल में भी ऊपर से बहुत हसीन लगने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगने लग गए हैं, आप कमज़ोर भी बहुत कमज़ोर। उसकी सबसे पहली और बड़ी निशानी यह है कि आपको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है। आप थोड़ा सा भी चलते हो, थकावट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और चेहरे पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, जिससे पता चलता है। हाँ, फिर लोग ये नहीं कहते भाई आपने वजन कम किया है, वही कहते हैं भाई बीमार हो, बहुत टाइम से बीमार हो, क्या हुआ है आपको। तो वो एक्चुअली ये डिफरेंस है। अगर हमारी जनरेशन इसी को अंडरस्टैंड कर लेना तो वो वजन आसानी से कम कर सकते हैं। मतलब आपने वेट लॉस नहीं करना, आपने फैट लॉस आपने फैट लॉस करना है, वो भी हेल्दी वे से करना है। हमने प्रॉपर अपनी डाइट को, अपने फूड्स, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेसिक 5 फूड ग्रुप्स बनाए हैं जी, ठीक है। हमने उसके थ्रू ही करना है, हमने किसी एक चीज़ को नहीं पकड़ के करना। लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें या काफ़ी ऐसी डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स भी आजकल वीडियोस बना रही हैं, आजकल डाइटिंग प्लान दे रही होती है सोशल मीडिया पे कि आप ये कर लें तो आपका जो 5 किलो वज़न है वो 1 हफ्ते में गिर जाएगा, आपका 10 किलो वज़न है वो 1 महीने में आप उसको कम कर लेंगे। तो क्या वाकई ही इतना ज़्यादा वज़न जो है वो 1 महीने में या 1 हफ्ते में हम कम कर सकते हैं? इसका सबसे पहला पॉइंट ये, सबका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। मेरा मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, मेरे पास कोई पेशेंट्स आ रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, आपका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। क्या पता मैं 5 किलो कम कर रही हूँ तो वो जो अगला है वो सिर्फ 1 kg कम करे,
कुछ जो है सिर्फ इंचीज में लॉस करे, तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म पे ये चीज़ डिपेंड करती है। लेकिन क्या ये हेल्दी है कि आप एक हफ्ते में जो है वो 5 किलो वजन कम कर रहे बिल्कुल हैं? भी हेल्दी नहीं है। हमें मंथली 3 से 4 किलो कम करना है, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हम लोग। मंथली, नॉट वीक। ओके, ठीक है। और जैसे अभी आपने बात की कि सोशल मीडिया पे बहुत डाइट प्लान्स आ रहे हैं, हर बंदा जो है, फीमेल है मेल है, उनकी कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। अगर हम उसको ना देखें तो कुछ फूड्स हमारी बॉडी को सूट करते हैं, कुछ नहीं करते। आप कोई ऐसा प्लान फॉलो कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग दालचीनी को पकड़ लेते हैं, दालचीनी बहुत फेमस हुई हुई है, तो क्या पता जिसने देखा है सोशल मीडिया पे वो उसकी कंजप्शन करना शुरू कर दे, तो उसको कोई और मसला, वो उसको एलर्जी हो जाए उससे, उसका सांस खराब होना शुरू हो जाए, क्योंकि हर चीज़ बंदे को सूट करती है कि किसने कितनी लेनी है और कितनी क्वांटिटी में लेनी है। और हम लोग हमेशा एक चीज़ डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट टाइम डाइटिंग शुरू की है किसी भी पेशेंट ने, तो हम लोग डायरेक्टली 1 चम्मच नहीं स्टार्ट कर लेते। अगर हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमारा पोर्शन साइज होता है, हम लोग पहले टीस्पून से, कुछ पिंचेस से, फिर टीस्पून से और फिर टेबल स्पून पे हम लोग जाते हैं, ताकि हमारा स्टमक अपसेट ना हो। तो इसलिए आप लोग सोशल मीडिया पे कोई प्लान अगर देखते हैं, तो आप जिसने भी वो फॉरवर्ड किया आप उनसे कॉन्टेक्ट करें, अपना प्रॉपर उन्हें हाइट बताएं, अपनी प्रॉपर वेट बताएं, वो आपका BMI कैलकुलेट करेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी अपनी कैलोरीज निकलेंगी। फॉर एग्जाम्पल डाइट प्लान है 1200 कैलोरीज का, बट आपकी बॉडी को 1000 कैलोरीज चाहिए, ठीक है, तो 1200 से तो आप गेन करेंगे, फिर आप लॉस नहीं करेंगे। तो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कैलोरीज निकालें, निकलवाएं, अगर आपको नहीं आती तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान सेट करें। लेकिन क्या ये BMI खुद घर पे भी चेक कर सकते हैं लोग या नहीं? बहुत ईजी है। आप अपने मोबाइल्स में प्ले स्टोर से जो है BMI की एप्स हैं, आप वो डाउनलोड करके उसको इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपना चेक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपको कितनी कितनी कैलोरीज चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। जो हमारा 18 से 25 की अगर आपकी रेंज आ रही है ना, तो दैट्स मीन कि आप हेल्दी वेट में हैं। अच्छा। अगर 18 से नीचे आपका BMI जा रहा है तो आप अंडर वेट में हैं। अगर 25 से ऊपर जा रहा है तो वो फिर हमारी कैटेगरीज होती हैं, पहले ओवरवेट आता है, फिर ओबीज आता है, फिर ओबीज 1 आता है, ओबीज 2, ओबीज 3 आता है। तो वो आप इजीली, बल्कि मैं तो यही कहूँगी सब अपने मोबाइल्स में इस चीज़ को डाउनलोड करें और अपने आप को एक्टिव रखें। मतलब 18 से 25 के दरमियान आपका आ रहा है तो यू आर हेल्दी। अच्छा, दूसरा फिर अगर हमने वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, सॉरी, अगर फैट लॉस करना है तो हमें किस तरह की फिर डाइट लेनी चाहिए? हम लोगों को पहले ये ख्याल रखना चाहिए कि अपनी डाइट में 5 बेसिक फूड ग्रुप्स होने चाहिए। इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया। अब आप लोग सोच होंगे ऐसे कौन से 5 बेसिक फूड ग्रुप्स हैं। सबसे पहले इसमें सब्जियां आ जाती हैं, फल आ जाते हैं, हमारे गोश्त आ जाते हैं, और जो है हमारी दालें वगैरह आ जाती हैं, और दूध। इन 5 तरह के फूड ग्रुप से हम लोगों ने अपना वेट लॉस करना है। और हमने इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम लोग अपना पोर्शन साइज कंट्रोल कर लेना, तो हमें कभी भी प्रॉपर इतने हैवी डाइट प्लान फॉलो करने ही नहीं पड़ेंगे। जहाँ आप 2 रोटियाँ खाते हैं, आप उसको 1 पे ले आएं, जहाँ आप 1 खाते हैं उसको आप आधी पे ले आएं। सिर्फ अपना पोर्शन साइज, अपने टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लें। उसके अलावा आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा और आप इस चीज़ को खुद फील करेंगे, और आपका चेहरा बेरौनक भी नहीं होगा। आप बहुत हेल्दी फील करेंगे। लेकिन हम जब इस जर्नी पर आते हैं कि हमने वज़न अपना कम करना है, तो हम रोटी, चावल, ये चीज़ें और बाकी जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, ऑयली चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं, या जिसमें मीठा ज़्यादा होता है वो भी छोड़ देते हैं। और दूसरा ये कि रात का खाना हम छोड़ देते हैं कि हम लोग रात का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर खा लेंगे फिर उसके बाद नींद आएगी, फिर उसके बाद हम सो जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करने का तो हमारा दिल करता नहीं है, तो हम रात का भी खाना छोड़ देते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस भी हमारी सही है? सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है ना, वो यही है कि हम लोग जैसे आपने कहा कि एक टाइम का मील मिस कर देते हैं। एक टाइम का मील मिस करने से भी हम मोटापे वाली साइड पे जाते हैं। अच्छा, ठीक है, हमें लेना है, हमारे 3 मेजर मील्स हैं ना, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तीनों लेने हैं हमने, पर उसमें अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करके। अगर मैं लंच की बात करूँ तो लंच में रोटी मत खाएं आप सिर्फ एक हैवी सा बाउल सलाद का बनाएं और सिर्फ वो खाएं जो फाइबर रिच हो और प्रोटीन रिच हो। अच्छा, सिर्फ वो बनाएं और वो लें। अगर ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट में 2 पीस ब्रेड के ले लें, एक साथ उबला हुआ अंडा ले लें, या खाली 2 उबले हुए अंडे खा लें, वाइट पार्ट। अच्छा, ठीक है, विदाउट योक, उसका योक नहीं खाना, विदाउट योक। और अगर आप 1 अंडा खा रहे हैं तो विद योक भी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और रात को आधी रोटी खा लें, ना आप सारी खाएं। इस तरीके से लिटरली मैं ऐसे ही डाइट प्लानिंग करवा रही हूँ और लोगों का बहुत अच्छा वेट लॉस हो रहा है, हेल्दी वेट लॉस हो रहा है, फैट लॉस, वेट लॉस हेल्दी हो रहा है। तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। लेकिन अब जिस तरह मैं हूँ, मुझे सुबह नाश्ते में चाय की ज़रूरत होती है, मैंने चाय नाश्ते के साथ पीनी ही पीनी है। तो जो डाइट करेंगे तो वो चाय, कॉफ़ी, ये चीज़ें साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते? दूध वाली चाय पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं? ले सकते हैं।
कैसे ले सकते हैं। अगर चाय फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट है, वो आके ये कह रहा है भाई मैं दिन में 4 कप चाय पीता हूँ, लोग पी रहे हैं 3 या 4 कप चाय पी रहा हूँ, तो हम लोग उनका गेन, मेरी पहली वाली बात, हम पोर्शन साइज पे आ जाएंगे। अच्छा। उसको पहले 4 से 3 पे लेके आएंगे एक हफ्ते में, 3 से 2 पे लेके आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको 1 कप पे ले आएंगे। आपने जैसे बात की आप 1 कप सुबह ले रही हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप उसमें वाइट शुगर ऐड ना करें। अच्छा। आप अपनी चाय लें, ब्रेकफास्ट जो भी आप ले रही हैं, बस उसमें आप वाइट शुगर ऐड ना करें। बट अगर आप देखती हैं कि पूरा दिन में आप और मीठा नहीं खाती, आप सिर्फ चाय में जो है वो शुगर का इस्तेमाल कर लें, तो आप 1 टीस्पून के इक्वल अपनी डाइट में ले सकती हैं। ठीक है, अपनी चाय में आप शुगर ऐड कर सकती हैं 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, मुझे ये भी शेज़ा बताएं कि डाइट में हम लोग सारे शुगर कंटेंट भी निकाल देते हैं और सॉल्टी कंटेंट भी निकाल देते हैं, मतलब जो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि हमें एक दिन में प्रोवाइड करना चाहिए अपनी बॉडी को शुगर भी और कहीं ना कहीं सॉल्ट भी, जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है? अगर हम लोग शुगर की सबसे पहले बात करें तो शुगर हमारे पास कुदरती शुगर मौजूद है दुनिया में, फलों की फॉर्म में। हम लोग अपनी डाइट में फलों का इंटेक ज़्यादा करें। अगर देखा जाए तो हम लोग अगर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो कुछ भी, हम लोग सिर्फ कभी हुआ फ्रूट्स खा लिए, मतलब शौक से हमारा एक पैटर्न नहीं है। तो आप लोग चीनी को स्किप करके या हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्रेश फ्रूट्स को अपनी लाइफ में ऐड करें। अच्छा, ठीक है, एप्पल खा लें, बनाना खा लें, तो वो आपकी जो एक चीनी खाने की क्रेविंग्स होती है ना, वो आपकी खत्म हो जाएगी। और सॉल्ट का, सोडियम का भी एक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे उसने जो वाटर को रिटेन करना होता है और वो उसको सेल्स के अंदर लेके जाना होता है, तो उसको किस तरह हम, ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं उसके ऑल्टरनेटिव हम लोग विनेगर्स यूज कर सकते हैं, सेब का सिरका। अच्छा, ठीक है, और लेमन यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है, जो नमक है वो हम लोग उनको मना करते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, और उनका भी हम लोग बिल्कुल खत्म नहीं करते। हमारे पास एक रेंजेस होती हैं, उसके को देखते हैं वो किस स्टेज पे है, उसकी जो कार्डियोवैस्कुलर के जो इश्यूज हैं वो किस स्टेज पे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको भी देते हैं, बट बहुत मिनिमम सा, क्योंकि सॉल्ट हमारी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स काम नहीं कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हम लोग तो वैसे गिरते फिरते फिरेंगे, चक्कर आ रहे हैं, और आजकल गर्मी है, गर्मी की वजह से वैसे भी ज्यादा आ रहे हैं, हाँ, और स्वेटिंग का मसला होना शुरू हो जाता है हम लोगों को। तो सॉल्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अल्टरनेटिव हम लोग विनेगर्स ऐड कर सकते हैं, और लेमन यूज कर सकते हैं, लेमन यूज कर सकते हैं, और विनेगर उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन वो क्या सब यूज कर सकते हैं? और लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो जाएंगे? अगर जैसे विनेगर, बहुत से लोग हैं एप्पल साइडर विनेगर जिसको कहा जाता है, सुबह निहार मुंह पीते हैं गर्म पानी के अंदर डाल के एप्पल साइडर विनेगर वेट लॉस के लिए, तो क्या ये ठीक है उनके लिए पीना? एक्चुअली जो एप्पल साइडर क्योंकि एसिडिक होता है ना, है तो ये एसिड ही ना, और पी भी खाली पेट, हाँ, खाली पेट। तो इसका तरीका ये होता है कि हमें सलाद में ऐड करके लेना है। अच्छा, हमें सुबह निहार मुंह ना रात को सोने से पहले, और ना सुबह निहार मुंह। आप अपने किसी मील के बाद, अगर आपको बहुत है कि आप इससे ठीक, अच्छा एप्पल साइडर विनेगर ने सूट करने की बात है। अच्छा, किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता, किसी को स्टमक इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ना तो रात को सोने से पहले लें, और ना आप लोग सुबह निहार मुंह लें। आप लोग इसको अपने सलाद में ऐड करें, या जो भी सालन बना हुआ है थोड़ा सा उसके ऊपर आप जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर आपने पानी ही पीने, आपको सूट किया हुआ है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपने खाने के बाद उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, उससे पहले सुबह निहार मुंह तो एम्प्टी स्टमक तो बिल्कुल भी ना एम्प्टी स्टमक का सबसे बेस्ट ये है कि आप लोग सिंपल नींबू पानी पी लें, नींबू पानी पी लें, उसी से आपका फैट इजीली लॉस होना शुरू हो जाएगा। नीम गर्म पानी लें, और उसमें आप जो है लेमन ऐड कर लें। किसी को लेमन भी सूट नहीं करता, तो आप सिर्फ नीम गर्म पानी पी लें, नीम गर्म पानी पी लें। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जी सुबह उठते सारी आप कॉफ़ी पिएं, कॉफ़ी से भी आपका वेट लॉस होता है, या बुलेट कॉफ़ी आजकल चल रही है, ब्लैक कॉफ़ी आजकल चल रही है, डिफरेंट कॉफ़ीज़ हैं, वो पिए, उससे भी आपका वेट लॉस होता है। ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस आ रही हैं, ये लिटरली हमारे स्टमक को अंदर से ख़त्म कर रही है। हम जब खाली पेट ये चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, एप्पल साइडर्स लेते हैं ना खाली पेट, तो हमारी बॉडी में कार्बोलिक एसिड होता है, नहीं बनना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, जो हमारी स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा। उससे आपको स्टमक अल्सर, स्टमक पेन और स्टमक बर्निंग शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों को सुबह निहार मुंह आप मना करें। अगर आप लोग ले रहे हैं तो इसको अवॉइड करें, और प्लीज़ किसी को सजेस्ट मत करें। अपने किसी स्नैक में इसको ऐड करें, ठीक है? उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमने अपनी हेल्थ को सही करते करते हेल्थ को और बिगाड़ना नहीं है, उसको हमने पॉजिटिव तरीकों से लेकर चलना। अच्छा, दूसरा शेज़ा, क्या नाश्ते में दही खाने से हमारा वजन कम होता है कि नहीं होता? फैट फ्री,
फैट फ्री दही खाने से? यस, स्किम जिसे हम स्किम योगर्ट कहते हैं, योगर्ट, हाँ। उस तरीके से वो खाने से बहुत अच्छा होता है। और आपका जो योगर्ट है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अब जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो आप लोग सुबह 1 कप जो है वो योगर्ट ले सकते हैं। उसमें एक बहुत अमेजिंग सा इंग्रेडिएंट है जिसे हम लोग बोलते हैं तुकुमलंगा, बेसिल सीड्स। आप लोग वो ऐड करके लें बीच में। अच्छा। वो उसको हम लोग पहले सॉक कर लेते हैं, मैक्सिमम 20 मिनट्स आप उसको सॉक या करके ओवरनाइट आप रख लें, अपनी मर्जी आपकी। अगर उसमें पर ये कुछ लोग की होती है, हम लोग टाइम नहीं मिलता, हम लोग बिजी होते हैं, लेट नाइट आते हैं, तो 20 मिनट्स भी रख सकते हैं। मतलब वो एक आप बात खत्म कर दिया कि सारी रात भी गोना कंपलसरी है, आप 20 मिनट्स भी कर सकते हैं। मतलब अपनी ओरिजिनल शेप में आ गए हैं तो वो योगर्ट में ऐड करके आप वो पिएं। सिर्फ ये अपना ब्रेकफास्ट लें, 1 कप योगर्ट, उसमें 1 टेबलस्पून बेसिल सीड, बेसिल सीड तुकमलंगा जिसे कहा जाता है, वो पी, और उससे मतलब ये वेट लॉस होता है। उसमें आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। डिफरेंट चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपने करना है तो आपका कोई भी सीजनल फ्रूट पड़ा है वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड कर लें, एप्पल ऐड कर लें, अब आड़ू का सीजन चल रहा है, आप वो ऐड कर लें। तो मैंगो नहीं करना क्योंकि उसमें शुगर ज्यादा होती है, वो वेट लॉस के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर खाना भी है तो बहुत कम पोर्शन में आपने वो खाना है, वो भी हफ्ते में 1 या 2 दफा खा सकते हैं। 1 या 2 दफा उसको रोजाना इंटेक नहीं करना है। अच्छा, दूसरा हम लोग ज्यादातर नाश्ते में, जैसे आपने भी कहा कि 2 ब्रेड के स्लाइस हमें सुबह नाश्ते में लेने चाहिए, लेकिन ब्रेड से आपका वजन ज्यादा नहीं होता, हमने तो ये सुना हुआ है। नो, ठीक है, हम लोगों ने लेनी है व्हीट ब्रेड। अच्छा। जो गंदम की रोटी होती है ना, इजीली आपको कहीं से भी शॉर्ट्स मिल जाते हैं, वाइट वाली नहीं लेनी। अच्छा। आजकल एक शुगर ब्रेड, ब्राउन ब्रेड का भी बहुत ज़्यादा है, वो वाइट ब्रेड और शुगर ब्रेड ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, ठीक है। जैसे शुगर ब्रेड के नाम से लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं कि हमने शुगर ब्रेड खा रहे हैं, वो एक्चुअली ब्राउन ब्रेड होती है। ठीक है, दोनों की कैलोरी सेम है। ओके, सिर्फ उसका कलर ब्राउन है और उसका वाइट है। यस, और सिंपल थोड़ी सी चीजें ऐड हैं ब्राउन में, फाइबर ज्यादा है ब्राउन में वाइट की निस्बत। अच्छा। कैलोरीज, हमें मेन बात तो कैलोरीज की है ना, वो दोनों में सेम है। आपने व्हीट जो है वो ब्रेड का इस्तेमाल करना है। अगर आपको फिर भी एक है कि भाई हम रबर रोटी से भी वजन ज़्यादा हो जाएगा, तो आप सिंपल इतनी अमेजिंग सी रेसिपी, जैसे मैंने आपको ये योगर्ट वाली बताई है, आप वो ले लें, या आप एक ग्लास दूध के अंदर ही बेसिल सीड्स ऐड करके ले लें। अच्छा। या सिंपल 2 अंडे खा लें। ठीक है, बॉइल्ड एग ले सकते हैं आप लोग। तो वैसे व्हीट ब्रेड से कभी भी आपका वेट गेन नहीं होगा, बल्कि आप नीचे ही आएंगे, वेट लॉस होगा। वेट लॉस ही होगा, और बड़ी इजीली अवेलेबल है मार्केट में, होल ग्रेन ब्रेड है, इस तरह की चीज़ें हैं वो आराम से मिल जाती हैं। अच्छा, दूसरा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी किया जाता है जब हम वेट लॉस जर्नी में आते हैं। तो कुछ हमारी ग्रॉसरी होती है जो हम जाके स्पेशली वेट लॉस करने के लिए लेकर आते हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। तो क्या ऑलिव ऑयल से भी हमारा वजन कम होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। वो ओमेगा 6 रिच्ड है, ओमेगा उसमें बहुत ज़्यादा है। बट जो ऑलिव ऑयल की अगर हम बात करें ना, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव में आ जाता है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हमने पेशेंट को देख के, उसका इकोनॉमिकल लेवल देख के हम लोग उनको चीज़ें रिकमेंड करते हैं। अगर तो कोई ऑलिव ऑयल अफोर्ड कर रहा है तो वो बेस्ट है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि खानों में तो हम उसको इतना इंटेक नहीं करते, आप एक बाउल सलाद का ही लेके उसमें ही 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर दें। अच्छा, मतलब और वो बड़ा थोड़ा जूसी टाइप भी हो जाएगा और बहुत मजे का भी हो जाएगा। आप उस तरीके से भी ले सकते हैं, और ये आपको डायबिटीज से भी महफूज मतलब सीजनिंग के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। आप सीजनिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं, या आप वैसे भी 1 टेबलस्पून खा सकते हैं। अच्छा, आप वैसे भी उसको डायरेक्टली ऑरली ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। उससे भी आपका वेट लॉस होता है? उससे भी आपका वेट लॉस होता है। मतलब ये हेल्दी वेट लॉस के जो चीज़ें थी वो हमने आपको बताई हैं कि आप किस तरह हेल्दी वे में जाके अपना वेट लॉस या जो मैस लॉस है, जो आपने टारगेटेड अपना फैट लॉस है वो करना है। वो चीज़ें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। शीज़ा हमारे साथ मौजूद थी। शीज़ा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आप हमें टिप्स देके जा रही हैं कि किस तरह हमने अपनी सेहत को बरकरार रखना है। दूसरा ये कि हमने हेल्दी भी रहना है और मोटापे से भी छुटकारा हासिल करना है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब लाहौर की बात कर लेते हैं। और लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में खसरे के केसेस में इजाफे से अलार्मिंग सिचुएशन जो है ना वो पैदा हो चुकी है, और अब तक 22 बच्चे अपनी जान से बाजी हार चुके, और जिसके बाद महकमा सेहत को भी होश आ चुका है और उसने हंगामी इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं।
खसरा वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ है या नहीं हुआ, और ये जो वैक्सीनेशन है ये महफूज है या नहीं है, ये जानेंगे आज के हम इस सेगमेंट में। और इस सेगमेंट में हमें आज ज्वाइन किया है मोहम्मद बिलाल हैं, जो कि नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। और उसके साथ साथ डॉक्टर मुख्तार अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर हैं EPI प्रोग्राम पंजाब के। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो बिलाल, सिचुएशन मुझे बताइएगा लाहौर की, बिलखसूस जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, क्या सूरत हाल है? क्योंकि खसरे की वबा एकदम ही ये फैली है और 22 बच्चे जो जा बहक हो गए, क्या सूरत हाल है हॉस्पिटल्स की? देखिए मुनीबा, सबसे पहले तो ये जो खसरा है आपको पता है कि गर्म मौसम में आता है। हाँ जी। और हमेशा से रूटीन से, और ये हर साल बच्चे इससे मुतासिर होते हैं। ये कोई इस साल पहली दफ़ा नहीं के है। केसेस हाँ नहीं जी, हैं। बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह ये है कि इस दफ़ा जो हमारे वज़ीर सेहत हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, कबीरवाला में एक ही उस शहर में जब 5 बच्चे एक ही दिन में हलाक हुए तो उस पर फौरी तौर पर नोटिस लिया गया, जिसके बाद ये फिर एक न्यूज़ स्प्रेड हो गई। तो फिर हर मीडिया चैनल ने इसको हाईलाइट किया। तो लेकिन चूँकि उससे पहले ये हर साल एक रूटीन का मैटर था कि यहाँ पे वैक्सीनेशन होती थी या नहीं होती थी, कितने बच्चों की डेथ होती थी, कितने वैक्सीनेट होते थे, कितने रह जाते थे। तो ये मामूल का काम था। लेकिन चूँकि इस दफ़ा केस हाई प्रोफाइल बन गया, जिसकी वजह से अब ये मंजर यहाँ पे आ गया। इस वक्त की जो सिचुएशन है, अभी तक 24 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। 2 गुज़श्ता 24 घंटों में बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। और तकरीबन जो सस्पेक्टेड केस है वो 10,000 से ज़ायद हैं। और जो कंफर्म केसेस हैं वो तकरीबन 32-3300 के करीब जो कंफर्म इस वक्त हो चुके हैं। और अभी तो आपको पता है कि ये गर्म मौसम का भी आगाज़ हुआ है। अभी तो 2 से 3 माह तो ये मज़ीद रहना है। तो अल्लाह ना करे हमारा कोई भी बच्चा जाँ बहक हो, कोई बच्चा इससे मुतासिर हो। और ये सिचुएशन है ओवरऑल। और चूँकि आपको पता है ये वायरल बीमारी है, जब एक बच्चे को होता है तो ये फिर ये स्प्रेड करता है, पूरी फैमिली के जो बच्चे हैं उनको मुतासिर करता है। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं जो सुन रहे हैं, उनमें से किसी एक बच्चे को अगर हो तो उसको आइसोलेट कर दें, उसके बर्तन, उसके कपड़े, उसका टॉवल, उसके खाने पीने की सारी चीज़ें, ताकि ये जो वायरस है ये दूसरों को ना फैले। और इस हवाले से जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये कि सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बड़ा उसमें उन्होंने चौंका देने वाले इंकशाफात किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो वैक्सीनेशन ना होने का जो अमल है ये पिछली गवर्नमेंट का कसूर है कि उन्होंने गुज़श्ता 5 साल के अंदर अपनी जो वैक्सीनेशन थी ये टारगेट को अचीव नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। और उन्होंने फिर एक मुआजना भी किया था कि 2014 के अंदर ये जो रेशो थी जो कि EPA है, जो पैदाइशी टीकों का जो कोर्स होता है जो बच्चों को लगना होता है, वो 40% था। 2017 में जब उनकी गवर्नमेंट गई तो ये तकरीबन 85% पे था। तो 2000 अब जब 23-24 आया है तो उस दौरान भी तकरीबन इसकी जो रेशो है ये काफ़ी बिलो जा रही है। लाहौर की रेशो भी काफ़ी बिलो है, जिसकी वजह से चूँकि ये वैक्सीनेशन ना हो सकने की वजह से बच्चे जो है मुतासिर हो रहे हैं, इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है ये कम हो चुकी है। अब महकमा सेहत की जानिब से ये जो वैक्सीनेशन का अमल है इसको भी तेज़ कर दिया गया है। और ख़ासकर जिन एरिया से, इलाकों से ये रिपोर्ट हो रहे हैं उन पे वहाँ पे जाके जो है ना ये कर भी रहे हैं। तो इस वाले से मैं एक चीज़ को बड़ा मेंशन करूँगा कि इस वक्त जो CM पंजाब थी मरियम नवाज़, उन्होंने बड़ी क्लियर डायरेक्शन ली थी। और ख़ासकर जो उन दोनों मिनिस्टर थे जिसमें ख्वाजा इमरान नज़ीर को बहुत ज़्यादा मुतहरिक किया था कि आपने बड़ा विजिलेंट रहना है और तमाम जिस पंजाब में ये केसेस रिपोर्ट होते हैं वहाँ पे ख़ुद जाना है, वहाँ पे सर्विलेंस को बेहतर करना है, टीमों को साथ रखना है। वहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स जो थे उनको वहाँ पे भिजवाया है। अभी भी जो सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर फील्ड टूर पे हैं, पिछले हफ्ते में भी सारा फील्ड टूर में थे। उन्होंने खुद जाके चेक किया, देखा कि ये मिज़ल्स के बढ़ने की वजूहात क्या है। तो जिसमें फिर सारी चीज़ें यही निकली हैं कि वैक्सीन की प्रॉपर जो है ना वो वैक्सीनेशन ही प्रॉपर नहीं हो सकी, जो उन्होंने टारगेट अचीव करने थे पिछली गवर्नमेंट ने गए और उसकी वजह से ये फैल रहा रूटीन की वजह से मामला सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं कि जिस तरह बताया बिलाल ने कि कॉन्फ्रेंस हुई और वज़ीर सेहत जो थे हमारे, उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने टारगेट अचीव नहीं किए और जिसकी वजह से ये खसरे की वबा बढ़ी है और बच्चे जो जा बहक भी हो गए। बहुत बड़ा ये नंबर है कि अगर 24 बच्चे जो है वो जा बहक हो गए इस मोहलिक बीमारी की वजह से। तो क्या ये सिर्फ हुकूमतों पर डिपेंड करता है या इदारे भी अपने तौर पर तो एक प्रोग्राम तश्कील दे सकते हैं, एग्रेसिवली जाके कैंपेनिंग कर सकते हैं, जाके लोगों को अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, ये सिर्फ हुकूमतों का काम होता है? हाँ जी बिल्कुल।
ये जो खसरा है, ये जैसे कि अभी बिलाल ने बताया कि बड़ा बच्चों का एक मुजी मर्ज़ है जो बड़ी तेज़ी से फैलता है। सबसे ख़तरनाक बीमारी बच्चों में जो तेज़ी से फैलने वाली है वो खसरा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही बल्कि सारे खित्ते में इस वक्त इसकी आउटब्रेक है, सारे सूबों में हाँ है। जी, आउटब्रेक हुई है। और इसका एक जो है साइक्लिक ट्रेंड भी होता है। ये 3 से 5 साल के बाद इसकी एक आउटब्रेक आती है। 2013 में हमने देखी, अच्छा। 2018 में देखी, जब तकरीबन 11,000 जो है ना बच्चे मुतासर हुए, और अभी ये 2023 तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर गया। इसके दौरान फिर अगर आप देखें तो थोड़ा सा जो दरमियान में कोविड का फेज़ आया था 2020-21 में, उस वक्त बहुत सारे बच्चे वैक्सीनेशन से रह गए थे। अच्छा। ज़ाहिर है उस वक्त लॉकडाउन थे, OPDs बंद थे, और बहुत सारा अमला जो है वो कोविड की वैक्सीनेशन में लगा हुआ था। ज़ाहिर है एक पेंडेमिक थी। अब वो बच्चे जो है ना वो 3, 4, 5 साल के हो चुके हैं, और ये वो बच्चे हैं उनको ये डोजेज़ मिस हुई हुई हैं। ओके। और वैसे भी अगर आप देखा जाए तो जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि पंजाब में तकरीबन 40 लाख बच्चे जो हैं हर साल पैदा होते हैं, तो 100% कवरेज तो नहीं है। अगर 90% भी हो तो इसका मतलब है कि आपके फिर भी बचे रह जी बिल्कुल 4 लाख बच्चे आपके फिर भी रह जाते हैं, जो ज़ाहिर है एक पूल डेवलप होता रहता है, कोहार्ट बच्चों का डेवलप होता रहता है। हर साल अगर 10 से 12 लाख बच्चे रह जाएंगे तो वो ससेप्टेबल हैं, उनको अंदर इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है। दूसरा, इस वक्त इस दफ़ा जो ट्रेंड ये भी देखा गया है कि तकरीबन 37% जो केसेस हो रहे हैं वो बिलो द एज ऑफ 9 मंथ्स है, यानी कि ये टीका लगता ही 9 महीने के बाद है। तो इसका मतलब है कि बच्चों को माँ से जो इम्यूनिटी आनी थी वो भी नहीं आ रही। ओके। उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो ये है कि जो बच्चे जो माँ का दूध नहीं पी रहे, या जिनको जो ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं, अंडर नरिश्ड हैं, या उनकी सफाई की कंडीशन अच्छी नहीं है, एनवायरनमेंट साफ़ नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो वैक्सीनेशन जो है वन वे ऑफ प्रोटेक्शन ज़रूर है, प्रोटेक्शन देता है, लेकिन बाकी कुछ इन्वायरमेंटल जो चीज़ें हैं या सेहत के जो बाकी असूल हैं, ख़ास तौर पे ग़िज़ाई कमी, क्योंकि अगर वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगे ही नहीं, बेशक आप जितना मर्जी उसको वैक्सीनेट कर लें। जो फुली वैक्सीनेटेड बच्चे हैं वो तकरीबन 20% है, जो अभी ये फिगर बता रहे थे। इनमें से वो बच्चे जिनको वैक्सीन लगी हुई है वो सिर्फ 20% है, और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। कॉम्प्लिकेशन उस बच्चे में होगी जो अनइम्यूनाइज्ड होगा, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं है। लेकिन अगर जिनको फुल वैक्सीनेशन भी लगी हुई है, क्या वो भी खतरे का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जब आउटब्रेक होती है तो उस वक्त अगर ज़रा भी उसका लेवल इम्यूनिटी का कम हो, या वायरस बहुत ज़्यादा विरुलेंट हो, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो, तो वो अफेक्ट ज़रूर कर सकता है। लेकिन वो एक मामूली सी, जैसे एक वायरल डिजीज़ होती है, हल्का बुखार होगा जिसमें मामूली से दाने निकलेंगे, कोई आंखें थोड़ी सुरख होंगी, आंखों से या नाक से पानी बहेगा, लेकिन ये 5-7 दिनों में विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन जो है वो ठीक हो जाएगा। असल में खसरा ख़ुद ख़तरनाक नहीं है। ख़तरनाक ये तब होता है जब इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो इसका नमोनिया करता है फेफड़ों के ऊपर असरअंदाज। वैसे तो सारी जिस्म की झिल्लियों को ये वर्म करता है, ख़ास तौर पे फेफड़ों की या दिमाग की जो झिल्लियाँ होती हैं, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं या गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। जो मेजर इसकी अमवात की वजह होती है वो बच्चे होते हैं जो घरों में ही रहते हैं। एक तो उनकी इम्यूनिटी नहीं है, दूसरा उनको खसरा होने के बाद भी वालिदैन ने ये समझा कि तो आम सी बीमारी है, ये तो हमें भी हुई थी, मेरी दादी को भी हुई थी, मेरी वालदा को भी हुई थी, इसको इतना सीरियस नहीं लेते। और वो बच्चे का उल्टा वो खुराक भी बंद कर देते हैं उस दौरान, उसके इवन पानी हवा यानी कि पंखा भी नहीं चलाते, और उसको एक दुपट्टा करके हम अक्सर हमने देखा, कहते हैं जी गर्मी में इसको रखें ताकि जो बाहर निकल खसरा है वो बाहर निकले। उससे क्या होता है कि पसीना आता है, उससे ज़्यादा जरासीम लगते हैं और वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अभी जो डेथ्स हुई हैं मोस्टली वो जो कबीर वाला की बता रहे थे, वो भी 6 बच्चे थे जिन्होंने किसी हेल्थ फैसिलिटी में नहीं गए, और वो एक दिन में नहीं हुए, कोई 5-5, 6-6 दिन के वक्फे से हुए हैं, लेकिन एक से दूसरे को लगी और उन्होंने उसका अपने वो घर में ही रखा, कहीं इलाज नहीं करवाया, और अनवैक्सीनेटेड भी थे, तो ऑब्वियसली उनको ये हुई। इसलिए ये एक बड़ा गुजारिश है वालिदैन से, एक तो बच्चों के हिफाजती टीका का कोर्स ज़रूर मुकम्मल करवाएं, क्योंकि वो यही हिफाजत की ज़मानत है। लेकिन साथ दूसरे जो अवामिल हैं, जैसे बच्चे की सफाई है और उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, माँ का दूध 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये प्रोटेक्शन जो है देते हैं आपको, न सिर्फ इसके खिलाफ मीज़ल्स के खिलाफ, बाकी जो बीमारियां हैं उसके खिलाफ भी आपको प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा, दूसरा बिलाल, क्या हमारे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में खासतौर पर, एक तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया, बोझ बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि बाहर से भी लोग लाहौर का रुख करते हैं कि यहाँ पे हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो क्या वहाँ पर मीज़ल्स के बच्चों के लिए जो एडमिट हो रहे हैं सहूलियात मौजूद हैं, बेड्स मौजूद हैं जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाए?
देखें मुनीबा, ये आपने बड़ी दर्दनाक बात की है। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर चिल्ड्रन सबसे बड़ा पंजाब का हॉस्पिटल है, फिर उसके बाद म्यू में अच्छा एक पीड्स डिपार्टमेंट है, इसी तरह सर्विसेज में है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे बेड कैपेसिटी ना होने के बराबर है। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बीमारियाँ इतनी हैं, एक बेड पे 3 से 4 बच्चे हैं। हमारे पास हर दूसरे दिन फुटेजेस आती हैं, माएँ अपने बच्चों को एम्बू बैग के ज़रिए सांस दे रही होती हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स की शदीद कमी है, बच्चों का ये आलम है। तो इस तरह का कोई इंतज़ामात नहीं किए गए खसरा के हवाले से, क्योंकि स्पेशल प्रोटोकॉल हो, कोई बच्चा आए तो उसको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाए, उसके लिए एच पैक सिस्टम अच्छा हो, बच्चों को ठंड में रखा जाए ताकि उसको जो इरिटेशन या इचिंग होती है वो ना हो। ऐसी किसी भी किस्म का कोई इंतज़ामात हॉस्पिटल्स में नहीं है। तो खुदा ना करे कि बच्चे इससे मुतासर हो, लेकिन हॉस्पिटल की जो सूरत हाल है वो बड़ी खस्ता हाल है, तो इस वजह से कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं किए गए। तो लेकिन दूसरी खुशाइंद बात यह है कि लाहौर के अंदर अभी तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में हैं। हालात अभी तक सिर्फ 2 हुई हैं, केसेस भी सस्पेक्टेड ज़्यादा हैं, कंफर्म कम है। तो ये मोस्टली जो केसेस अभी तक भी आ रहे हैं जनूबी पंजाब के इलाकों से आ रहे हैं, वो थोड़ा सा मतवस्त तबका है या गरीब तबका है, जिसकी वजह से वो आ रहे हैं। तो वहाँ के लोगों के लिए भी यही है कि उनको बस अवेयरनेस हो कि इसको किस तरह लेके चलना है। कोई बच्चा बीमार होता है तो उसकी हाइजीन किस तरह करनी है या उसको दूसरे बच्चों से किस तरह बचाना है। फिर वहाँ पे आपको पता है लाहौर में तो एक अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा भी है, वो प्राइवेट में भी चले जाते हैं। लेकिन हमारे जो जनूबी पंजाब के हॉस्पिटल हैं, THQ में या छोटे जो रूरल हैं, वहाँ पे तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना बड़े वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, ना उस तरह पीडियाट्रिशियंस होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि बच्चों को देख सके, चेक कर सके। तो इस वजह से हमेशा उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ होती हैं इन बीमारियों की वजह से होती हैं, तो उनको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। लाहौर को तो अल्टीमेटली करने की ज़रूरत है आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा चिल्ड्रन हॉस्पिटल यहाँ पे है और भी होने चाहिए, और बनाना चाहिए, ताकि जो अच्छे सिस्टम को, चीज़ों को जो है बेहतर किया जा सके। तो इसी हवाले से आज भी जो सेक्रेटरी सेहत हैं अली जान, वज़ीर सेहत हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, CM पंजाब की हिदायत पर इस वक्त दौरे कर रहे हैं। अब दौरे जो कर रहे हैं ये इनको करने चाहिए, लेकिन वो फ्रूटफुल भी हों, वहाँ पे सहूलियात पहुँचाई जाएँ, वहाँ पे अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनको पहुँचाने के हवाले से इक़दाम किए जाएँ। नो डाउट कि आजकल ये एक सिस्टम लेके आ रहे हैं कि वहाँ पे THQ डिस्पेंसरीज़ के अंदर जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वहाँ पे भी डॉक्टर्स को पढ़े लिखे जो FCPS जिन्होंने किया है, जो स्पेशलाइज डॉक्टर्स हैं उनको हायर किया जाए, उनको लोकम पे रखा जाए, लेकिन पे रखा इन्होंने जाए। एक वो बनाई भी तो है ना, एक नया इनिशिएटिव लिया था वज़ीर आला पंजाब ने, मेडिकल ऑन व्हील या समथिंग ऐसा था। बिल्कुल, तो उसके थ्रू नहीं ये इस तरह की चीज़ें की जा सकती, उन इलाकों में लेकर जाया जाए उनको कि जहाँ पर ये सहूलियात मौजूद नहीं है, और ख़ासतौर पर इस तरह का जहाँ पे आउटब्रेक हो रहा है। देखिए मुनीबा, ऑनेस्टली ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकर तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फील्ड हॉस्पिटल। हाँ जी। और यहाँ पे चूँकि CM पंजाब की डायरेक्शन पे ये हुआ है सारा काम, तो इसमें सेक्रेटरी से तो दोनों वज़राए सेहत हमारे बहुत ज़्यादा कंसर्न है। डॉक्टर्स की वहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, अंदर सारे एक सिस्टम है, बड़ा अच्छा है, और ये ऐसे फील्ड हॉस्पिटल को स्प्रेड करना चाहिए। फिर उसके साथ साथ तकरीबन क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, वहाँ पे भी नर्सेज की, एक डॉक्टर्स की, एक जो दूसरा है वैक्सीनेटर्स है उसकी भी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। वहाँ पे जाके वो दूर दराज इलाकों में जाके वो पेशेंट चेक कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि आबादी बहुत ज़्यादा है, 12 करोड़ के करीब जो आबादी है। लोग या बच्चे जब भी कोई बीमार होते हैं वो कहते हैं चलें ये खुद ही ठीक हो जाएगा। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, इम्यूनिटी जिसकी बेहतर होती है वो तो बच्चा या बड़ा उसको तो कवर अप कर जाता है। अब जिसकी इम्यूनिटी उस लेवल की नहीं है तो वो फिर बच्चे हमेशा जो वायरस होता है उसमें आकर फंस जाते हैं, फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फिर जो डेथ्स हैं वो होती हैं। तो ओवरऑल ये जो सिस्टम है ये अभी बना के जो चल रहे हैं, ये जो टूवर्ड्स कर रहे हैं, ये चीज़ें सारी सक्सेसफुल होनी चाहिए। उसमें कोई शक नहीं कि जो मुखालिफिन कहते हैं कि ये एक स्टंट है या इनसे होगा कुछ नहीं, हम इस हक में कि पॉजिटिव चीज़ कोई भी हो या कोई भी हुकूमत कर रही हो, कोई भी हुकूमत करें, जो पॉजिटिव चीज़ है जिससे किसी को फायदा हेल्प मिल सकती है, फैसिलिटेशन उसको मिल सकती है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको आगे लेके आना चाहिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, यही इस वक्त गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। के लिए अगर काम हो रहा है, वो कोई भी कर रहा है, वो अच्छा ही कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, वो कोई भी हुकूमत हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा खसरे के बारे में लोगों को ये भी अवेयर कर दें, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ये शायद एग्रीवेट और भी हो, अल्लाह ना करे कि ये ज़्यादा हो, लेकिन इससे बचना कैसे है। दूसरा ये कि इसमें बच्चों को खुराक कैसी दें, बिकॉज वो जैसे आपने कहा कि बहुत सी चीज़ों को हम लोग नेग्लिजेंट उसमें फेज़ में चला जाता है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, इससे पहले मैं बिलाल की बात को बताऊं कि जो हमारे 250 के करीब क्लिनिक ऑन व्हील हैं, अच्छा, वो CM साहबा की हिदायत पर और
मिनिस्टर साहब की हिदायत पर ये सारे जो अर्बन स्लम्स हैं ना, और ये बड़े नेगलेक्टेड एरियाज़ हैं अर्बन स्लम्स, वो 36 के 36 अज़ला में डिप्लॉय किए गए हैं और उसमें वैक्सीनेशन की सहूलत दस्तियाब है बाकी सहूलियात के साथ। इसके अलावा जो 32 हमारे फील्ड हॉस्पिटल हैं वो ऐसे इलाके में जहाँ पे दूर रफ्तादा इलाके हैं, रूरल एरियाज़, जहाँ पे कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो वो भी डिप्लॉयड किए गए हैं तमाम उन एरियाज़ में जहाँ पे आउटब्रेक ज़्यादा हो रही हैं और उनमें भी वैक्सीनेशन की सहूलत दस्तियाब है। उसके अलावा स्पेशल वैक्सीनेशन की कैंपेन्स भी उन एरियाज़ में की जा रही है जहाँ से सस्पेक्ट्स आते हैं या केसेस आते हैं, तो उसके इर्द गिर्द के तमाम 160 घरों के बच्चों को एडिशनल डोज जो है वो दी जा रही है हुकूमत पंजाब की तरफ से फ्री। तो बाकी जहाँ तक आपका ये सवाल है कि खसरा जो है, ज़ाहिर है ये एक पुराने लोग तो सारे इसको जानते हैं कि बीमारी कैसी है, लेकिन उसके बारे में कुछ तोहमात या मफरूज़े हैं जो निकालने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, तेज़ी से फैलती है, बुखार होता है सबसे पहले तेज़, उसके बाद कानों के पीछे से हल्के दाने आते हैं 5-7 दिनों के बाद, बुखार के 5-6 दिनों के बाद, और उसके बाद उसके साथ साथ आंखें जो हैं वो रेड हो जाती हैं, नाक से और आंखों से पानी आता है, और ये एक टिपिकल खसरा की अलामत है, और ये हर तकरीबन माँ को पहचान होनी चाहिए, और उनको पहचान जब हो तो उसको ज़रूर एक दफ़ा मुस्तनद डॉक्टर के पास चेक कराना चाहिए ताकि उसके बच्चे की बाकी जो चीज़ें हैं वो चेक कर ली जाए। डॉक्टर साहब ने बात की कि पहचान माँ को होनी चाहिए जी, तो माँ का रोल कितना अहम है, उसको हेल्थ एजुकेशन वाइज भी, ओवरऑल बीमारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि इस सिस्टम को मैं डॉक्टर साहब मैं यही सोच रहा था कि ये वैक्सीन सारी मुफ्त में फ्री में मिलती हैं, तो मैं ये सोच रहा था कभी कोई ऐसा भी हो हमारे पास खबर आए कि इनके पास वैक्सीन मौजूद नहीं है, बच्चों को लग नहीं रही, फिर हम इनको कसूरवार कहें, तो जब वैक्सीन भी मौजूद है लेकिन घर वाले नहीं मान रहे होते ना। हाँ जी, जब आपके पास वैक्सीन मौजूद हैं, वो बेतहाशा इनके पास मौजूद है, इंटरनेशनल डोनर्स हैं, फंडिंग है, सारी चीज़ें एक मिल मिला के एक सेटअप अच्छा बना हुआ है, 12 बीमारियां उसमें कवर हो रही हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि जो बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को खुद चाहिए कि ढूंढ के वहाँ पे जाए, जो एक टीमें घर नहीं भी आती तो खुद जाए, आप उनके पास सेंटर्स में जाके खुद जाके अपने इंजेक्शन और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसी जो वैक्सीनेशन इसको मुकम्मल करना चाहिए। और ये खसरे की वैक्सीन है ना, ये बड़ी हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। ये डोर टू डोर रिकमेंडेड नहीं है कि घरों पे जाके लगाई जाए, जैसे कि पोलियो की होती है वो तो घर घर जाके देते हैं। इसके लिए स्ट्रेटजी यही है कि ये किसी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में खुद जाके लगवाएं ज़्यादा आइडियली। दूसरा, हमारे जो आउटरीच वैक्सीनेटर हैं पंजाब में तकरीबन 5000 के करीब, वो भी इसको लेके जाते हैं, लेकिन एक जगह गांव में या मोहल्ले में जाके बैठते हैं, वहाँ अपना वो आर्जी किट स्टेशन लगाते हैं और फिर अनाउंसमेंट होती है, और वहाँ जाके भी वालिदैन ने खुद आना है। उसके पास कोई सहूलत नहीं है कि वो ना ही उसको रिकमेंडेड है ना उसको इजाज़त है कि घरों में, अदरवाइज उसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कोल्ड चेन उसका मेंटेन है। तो ये वालिदैन से गुजारिश है कि ये उनकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत पंजाब ने बिल्कुल फ्री वैक्सीन तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हमारे 3500 सेंटर्स हैं जो तमाम हॉस्पिटल शामिल है इसमें, छोटे बड़े, उन तमाम में वैक्सीनेशन अवेलेबल है। शाम के वक्त भी ये सहूलत दस्तयाब है, और जो वैक्सीनेटर उनके इलाके में जाता है उसके पास भी ये वैक्सीन मौजूद होती है। तो खुदारा अपने बच्चों की खातिर थोड़ा टाइम निकालें, अपनी प्रायोरिटी तरजीहात को में से टाइम निकाल के बच्चों की वैक्सीनेशन का कोर्स ज़रूर मुकम्मल कराएं, ना सिर्फ मीज़ल्स बल्कि बाकी अमराज़ के ख़िलाफ़, ताकि बच्चे कम से कम इन 12 बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो सके। और साथ उनका जो खुराक का, जैसे आपने जिक्र किया था, 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। आजकल ये हो रहा है कि बच्चे मेजॉरिटी जो है सिजेरियन से होते हैं, जब सिजेरियन से होते हैं तो उसको दूसरा दूध लगा दिया जाता है, और वो फिर वो चूँकि आसानी से बच्चा उसको ले लेता है, वो माँ का दूध नहीं पीता, और वो फिर उसके अंदर इम्यूनिटी जो है डेवलप नहीं होगी, जो माँ की तरफ से इम्यूनिटी आनी चाहिए वो नहीं रहेगी। तो दुनिया भर में चूँकि ये 9 महीने की उम्र में लगाया जाता है, अब इसके बारे में सोचा जा रहा है कि मे भी इसको शायद 6 माह की उम्र में कर दिया जाए, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए अगर माँ का दूध बच्चा 6 महीने तक पिए तो उसके अंदर चांस है कि वो जो सारी इम्यूनिटी है माँ की वो उसके अंदर ज़रूर आएगी। माँ को अगर खुद मीज़ल्स हुआ है तब भी वो इम्यून है, अगर उसने खुद वैक्सीनेशन कराई हुई है तब भी उसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए बच्चे में जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक तो उसकी, और दूसरा फिर 6 माह के बाद उसकी जो ग़िज़ा शुरू करनी है, तो 9 महीने की उम्र में बच्चा हर वो चीज़ खा सकता है जो बड़ा बच्चा खाता है, थोड़ी मिकदार, वो अंडा भी खा सकता है, दूध भी खा सकता है, योगर्ट, केला, सेमी सॉलिड चीज़ें जी, सेमी सॉलिड। 6 माह के बाद बिल्कुल उसको सेमी सॉलिड दें, 9 महीने के बाद बेशक उसको नॉर्मल ग़िज़ा दें। लेकिन मैं वो पूछ रही थी कि मीज़ल्स में अगर बच्चा आ गया है, शिकार बिल्कुल, हो गया, उसमें क्या मीज़ल्स खाना में भी है बिल्कुल उन्होंने? उसको एक तो आइसोलेट ज़रूर करना है ताकि बाकी बच्चे मुतासिर हो, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं। दूसरा ये भी है कि जो बच्चे बड़े बाहर जाते हैं ना स्कूल में, अभी अल्लाह का शुक्र है स्कूल बंद हो गए हैं, तो काफ़ी ट्रांसमिशन इसकी रुक जाएगी। अक्सर स्कूल से बच्चे लेके आते हैं ये वायरस और अपने छोटे घर के बच्चों को लगा देते हैं,
तो ये है कि जिस बच्चे में कोई अलामात हो तो उसको ज़रा आइसोलेट कर दिया जाए ताकि बाकी बच्चों तक ये बीमारी ना फैले, क्योंकि उसकी सांस से फैलती है, उसकी जो सिक्रीशंस हैं उससे फैलती है। तो माँ अगर एक बच्चे को, 2 बच्चों को केयर कर रही है और एक बच्चे को उसने जो मीज़ल्स अफेक्टेड है उसको हाथ लगाया, उसकी पैम्परिंग की है, उसको फीडिंग दी है, तो दूसरे बच्चे को वही हाथ लगाए हैं तो डेफिनेटली उसको भी ट्रांसमिशन हो जाएगी। तो ग़िज़ा इस बीमारी के दौरान कोई मना नहीं है, उसका हाइड्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पानी और जूसेस ज़्यादा दें। उसके अलावा जो दूध या बाकी जो चीज़ें ले रहा है, दलिया, कस्टर्ड, आलू, फल या अंडा बॉयल, उसकी ख़ास तौर पे जो एल्ब्यूमिन है, सफ़ेदी है, वो बड़ी इसमें अच्छी है। तो ऐसी तमाम ग़िज़ा जो बच्चे को देनी चाहिए। सुना था कि वो देसी टोड़ का मनक्का, अच्छा, उसका बड़ा यूटिलाइज करवा देते हैं। जल्दी वो उसका ये खतरा सारे बाहर मिथ्स, ये निकलेगा। मिथ्स हैं। देखिए एक वायरल डिजीज़ है, वो डिपेंड करेगा उसके अंदर वायरस कितना गया है और उसके अंदर एंटीबॉडीज़ कितनी है, कितनी मुदाफ़त है। हर बच्चे का रिएक्शन या रिस्पॉन्स डिफरेंट होगी टू द डिजीज़। और कितनी देर में ये ठीक हो जाता है? 7 से 10 दिन के अंदर बिल्कुल बच्चा नॉर्मल उस कंडीशन में आ जाता है। इन्हें बुखार होता है, वो इसी तरीके से जो एक फेस पे शुरू होती है, बॉडी में जाती है और फिर इसी तरह रिग्रेस कर जाती है, वापस हो जाती है। तो बच्चा 7 से 10 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है विदाउट एनी मेडिकेशन। सिर्फ पैरास्टामोल दें अनटिल कि कोई उसको 7 और इन्फेक्शन ना हो, जैसे नमोनिया या खुदा न खास्ता गर्दन तोड़ बुखार। उसके लिए ज़रूरी है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास बच्चे जाएँ और उसका मुआयना करवाते रहें और उसकी खुराक और सफाई का ख्याल ज़रूर रखें। ये सफाई का ख्याल आप लोगों ने ज़रूर रखना है। और ये दोबारा से हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो वैक्सीनेशन है ख़ास तौर पर बच्चों की, वो मुकम्मल ज़रूर कराएं। हिफाजती टीका जात का कोर्स एटलीस्ट अपने बच्चों को ज़रूर लगवाएं। ये हम बारहा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ताकि आपके बच्चे का जो फ्यूचर है, उसकी सेहत है, उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। हमारे साथ मोहम्मद बिलाल मौजूद है। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। और डॉक्टर मुख्तार अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और खसरे के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जिस तरह हम बच्चों की सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर रहे थे, तो अगर बच्चों को अच्छे तरीके से डाइट अगर नहीं दी जाती है, न्यूट्रिशंस उनकी नहीं पूरी होती है, तो उनके साथ साथ उन्हें अमराज मुख्तलिफ उनका शिकार तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़हनी सेहत भी उनकी मुतासर हो रही होती है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो उनको लाहक होते हैं। तो अब हमने कुछ ये बात करनी कि किस तरह बच्चों की और ख़ास तौर पर जो टीनेजर्स हैं उनकी ज़हनी सेहत का ख्याल किस तरह रख सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं, कौन कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं या फिर ख़राब कर रहे होते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और उसके साथ साथ मिस मुनज़्ज़ा साबरी ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मिस मुनज़्ज़ा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। तो डॉक्टर साहब, आप इसे सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ डॉक्टर साहब के बच्चों के अंदर, और ख़ासतौर पर टीन एज जब जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं, उनमें सेहत के मसाइल तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ज़हनी सेहत के मसाइल भी उनको लाहक होते हैं, लेकिन माँ बाप को नहीं उस चीज़ का पता चल रहा होता। तो हमारा फूड किस तरह का होना चाहिए और वो किस तरह हमारी ज़हनी सेहत को मुतासर करता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि इसके ऊपर काफ़ी हम पहले भी बातचीत में कर चुके हैं कि हमारे जो बच्चों की डाइट है उसमें से सबसे पहले तो ये चीज़ें देखी जा सकती हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं बेसिकली, वो कितनी नाव इस बारे में रखते हैं या नहीं रखते। एक 6 माह के बच्चे से लेके या 9 माह के बच्चे से लेके और तकरीबन 2.5 साल के बच्चे तक आपको क्या फ़ूड लेना है और क्या इसको खुराक देनी है, वो बेसिकली तो मोस्टली टोटकों के ऊपर हमारे यहाँ पर निज़ाम चल रहा होता है, ये चीज़ें चल रही होती हैं। और सबसे पहला जो बच्चे का एक मेन इशू जो बुनियादी ज़रूरत है वो है दूध। और दूध को अगर लिया जा सके तो दूध में जो तो मदर फीड के ऊपर बच्चे नहीं हैं, और दूसरा दूध अगर उनको दे रहे हैं बाज़ार में से, दूध के ऊपर सबसे पहले चीज़ आ जाती है कि दूध आप किस किस्म का दे रहे हैं बच्चों को। वो दूध आपको खालिस मिल रहा है, इंजेक्शन वगैरह मिल रहा है, स्टीरॉइड वगैरह मिल रहा है, ये किस तरह का मिल रहा है। अगर तो आपके दूध के ऊपर इस चीज़ों को आप नहीं सोच के चल रहे तो बाकी चीज़ों तो बाद की बात आ जाती है इसके ऊपर। तो हम इन चीज़ों को लेकर और फिर फर्दर आगे जाके बच्चों की सेहत के हवाले से, मेंटली हेल्थ के हवाले से, उनके मैदे के हवाले से, गट के हवाले से लेके दिया जाता है कि कौन सी ऐसी खुराक है जो इनके लिए इसको ज़्यादा से बेहतर कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है, और कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो इसको ज़्यादा नुकसान दे सकती है। जैसे हम 1.5 से 2 साल के बच्चों को देखते हैं
तो उनमें क्या की चीज़ जाती है कि उनको प्यार और मोहब्बत में बहुत सारी बाज़ार की ऐसी चीज़ें मौजूद हैं को जो दी जाती हैं, जिनके मसाला या जिसमें जो ऐसी चीज़ रहती है, एक्टिव इंग्रीडियंट्स जो होते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं कि वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चों की सेहत के हवाले से उसमें ये जैसे ड्रिंक्स का इस्तेमाल छोटे बच्चों में बहुत नुकसानदेह है, हड्डियों को लेके, उनके स्टमक को लेकर, ब्रेन को लेके, इन चीज़ों को नुकसान देता है। ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आप कौन सी ऐसी चीज़ बच्चों को इस्तेमाल करवा रहे हैं और कौन सी चीज़ दे रहे हैं कि जिससे बच्चे की सेहत मेंटली और फिजिकली और स्टमकली के हवाले से बेहतर हो ठीक सके। है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। अच्छा मिस मनज़ा, आपसे बात करना चाहूँगी, हमने बहुत से सुना है कि न्यूट्रिशन आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ख़ासतौर पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है या ग्रोइंग एज में होता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी न्यूट्रिशन उसको चाहिए? जैसे विटामिन डी का बहुत ज़्यादा हमने सुना है, इसके बाद कैल्शियम का बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, तो इन चीज़ों का खासतौर पर विटामिन डी का क्या अहम रोल है बच्चों की ग्रोइंग एज के जी अंदर? मैम, मैं स्टार्ट करूँगी कि एंटीनेटल और प्रीनेटल जो फेज़ होती है, जब आप कंसेप्शन की फ़ेज़ पे होती है माँ के, जब बच्चा कंसीव करती है, फिर उस टाइम पे उसको क्या खाना है। माँ कहती है मुझे वॉमिटिंग हो रही है, नौजिया हो रहा है, मेरा ये खाने को दिल नहीं कर रहा, मुझे पिज़्ज़ा मंगवा दें, मुझे बर्गर मंगवा दें, इस तरह की चीज़ें। और एट दैट टाइम मैं बिंग अ मदर हम ये सोचते हैं कि हाँ हमारा राइट है ये सब कुछ खाना, बट हमें इतनी नहीं होती कि जो बच्चा हमारे पेट में है हम उसकी साइकी को, उसके ब्रेन को वहीं से डैमेज करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो फिर माँ ये सोचती है कि ये तो सारी रात सोता ही नहीं है, तो रोता रहता है हर टाइम, हाँ। इसको ये इश्यूज़ हैं, इसको वो इश्यूज़ हैं, इसको स्लीप इश्यूज़ हैं। बेसिकली बच्चे की जो गट है वो माँ के गट से बिलोंग करती है, मदर की गट हेल्थ से बिलोंग करती है। ओके। सो जब बच्चा पैदा हुआ जी, फिर हम सबसे बड़ी बात जो आ जाती है कि उस टाइम पे जो चीज़ें बच्चे के ब्रेन को इम्पैक्ट करती हैं, नॉट इवन जस्ट अ फूड, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आर अफेक्टिंग किड्स ब्रेन एज वेल। उसमें जो आती है कि आप पुअर ऑक्सीजन या फिर पुअर हॉस्पिटल जो सर्विसेज होती हैं वो अवेलेबल नहीं है, कि बच्चे का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर गया, बच्चा हाइपॉक्सिक हो गया, बच्चा ठीक से क्राई नहीं कर पाया, या और हमारे यहाँ एक और बहुत बैड ट्रेंड है कि 3rd to 4th क्लास जो एंटीबायोटिक है 4th जनरेशन की, हम उस पर, क्यों डॉक्टर साहब, जी जी बिल्कुल। उस पर हम चले जाते हैं कि जी हम छोटी मोटी एंटीबायोटिक पर तो रहते ही नहीं है, हम फ़ौरन से जाते हैं जी स्पेक्जियम पे जाके, हमारी स्टार्ट ही स्पेक्जियम से हो रहा होता है। सो हाई पोटेंसी मेडिसिन एंटीबायोटिक स्पेशली जब हम देते हैं छोटे बच्चों को, वो उनके ग्रोइंग ब्रेन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, यहाँ से चलती है शुरुआत, यहाँ से होती है जब हम ICU CCU से बच्चा बाहर निकला है, फिर उसके बाद जो है बच्चा ऑलरेडी जो गट है, गट फ्लोरा डेवलप हो रहा है, गुड एंड बैड बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन जो है इंटेस्टाइन्स में वो चल रहा होता है। सो ऑन ये होता है कि बच्चे के जी दूध फेंक रहा है, बहुत हजम नहीं कर रहा है और वो भूख से रो रहा है, रो रहा है। फिर माएँ क्या करती हैं, चलो से रिलैक्स स्टार्ट करवा देती हैं, 3 महीने 4थे महीने से रिलैक्स स्टार्ट करवा देती हैं। अब जो चावल खिलाया जा रहा है उसमें इवन हम देखते हैं कंपाउंड जो उसके हैं, आर्सेनिक लेवल बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जो राइस का जो सीरियल मिल रहा होता है बच्चों को, जो हम कहते हैं स्टार्टिंग में शुरू करवाए। हम जो पुराने ज़माने में होती थी माएँ, चावल उबाल के, आलू उबाल के, कोई केला, कोई सारी चीज़ देती थी। हम जो होती हैं माएँ आजकल के ज़माने की, हम फटाफट जाती हैं, चलो जी हस्बैंड को चिट दे दी, ये लेके आ जाए, वो चीज़ आगे जी वो स्टार्ट करवा दी, और फिर आफ्टर ऑल उसके इश्यूज अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे को वो चीज़ सूट नहीं करती। सही। देन वी आर गोइंग टू डॉक्टर, आई एम जस्ट टेलिंग द फुल साइकिल व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड, क्योंकि एक चीज़ नहीं है जो छोटे बच्चे से लेकर अगर हम टीन एज की बात करते हैं, फिर हम अडल्ट की बात करते हैं, आगे तक जाते जाते हैं कि फिर एट द एंड वो चीज़ें अल्जाइमर्स पे जाके एंड होती हैं कि आपकी मेमोरी इश्यूज अपेयर होना शुरू हो जाते हैं बच्चों के, अडल्ट के। सो फिर वही बच्चा जो थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो माएँ जो खाना खिलाती हैं वो स्कूल गोइंग, लेट्स सपोज 3 साल का हो गया है, स्कूल गोइंग हो गया है, मेरा बच्चा तो पिकी ईटर बहुत है, ये तो खाता कुछ नहीं है, ये नहीं वो नहीं, अच्छा जी लंच ब्रेकफास्ट नहीं लेके जाता, अच्छा ठीक है नहीं लेके जाता, ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है चला गया, साथ में क्या लेके जाता है, रास्ते में गली में जो दुकान, चिप्स ले ली, जूस ले लिया, बिस्किट्स ले वहाँ लिए, से उसने चिप्स ले ली है, और वो चिप्स जो है वो पॉइजन से कम नहीं है उसके लिए, ठीक है। फिर वो बच्चा जिद कर रहा है जी मुझे जूस लेना है, मुझे कोल्ड ड्रिंक लेनी है, मुझे वो जो जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स भी हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है, और आर्टिफिशियल शुगर का इंटेक देखें ना उसके अंदर शुगर कितना इंटेक ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है, और शुगर बेसिकली नर्व्स को तबाह कर रही होती है, न्यूरॉन्स को तबाह कर रही होती है, ब्रेन, बच्चों का ब्रेन जो ग्रोइंग ब्रेन है
न्यूरॉन्स रोज 2 से 4, 4 से 8 न्यूरॉन बन न्यू रहे बन हैं, रहे होते ठीक हैं, है, न्यू न्यूरॉन बन रहे हैं, ब्रेन ग्रो कर रहा है और उसमें डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है और फिर साथ ही न्यूरो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। जैसे मेरे पास Okay. बच्चे आते हैं अक्सर कि बच्चा जो है ऑटिस्टिक नहीं है लेकिन ही इज़ वेरी हैविंग पुअर मेमोरी, अच्छा वो अपना घर का एड्रेस भूल जाता है, 6 साल का बच्चा हो गया है, ठीक है, बच्चा जो अपने दादा को भूल जाता है कि ये मेरा दादा है, ही इज़ नॉट ऑटिस्टिक, ही इज़ नॉट डेवलपमेंटल डिले, ही इज़ फाइन बट ही इज़ हैविंग लॉट ऑफ इश्यूज, बच्चा सही तरह सो नहीं पाता है। फिर लंच में क्या है, डिनर में क्या है, वो सारे प्रोसेस फूड, लंच बॉक्स में क्या चल रहा होता है, केनन के सॉरी मैं किसी कंपनी का नाम कोड नहीं करूँगी, मैं बस प्रिजर्वेटिव फूड की बात करूँगी कि वो फूड जो कि Frozen रेडीमेड foods जो हमारे मार्केट में घर में, मिल रही हाँ। होती हैं कि चाहे वो डिफरेंट नेम है जो कि बिक रहे हैं, वो बच्चों को खिलाते हो। राधन क्या क्यों नहीं घर में कबाब बना के खुद देते बना हो, लें, हाँ। घर में कोई आलू की टिक्की बना दो, घर में फ्रेंच फ्राइज बना दो बच्चे को, माँ को पता है कि क्या बता रहे हो आप बच्चे को कह रहे हो। ये सब चीज़ें करती करती बच्चे की ब्रेन, उसकी थॉट्स, उसकी पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर, यहीं से उसकी बुनियाद बनना शुरू हो जाती है। अडल्ट होते हैं फिर इश्यूज आते हैं, फिर हमारे हाथ में मोबाइल और भी आ इसी जाता है। तरह और इसी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा आप देख लें कि ऑटिज़म इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है इस तरह के, और कितने बच्चे स्पीच डिले के साथ बच्चे आते हैं, बाकी चीज़ों के साथ बच्चे आ रहे होते हैं। तो वो यही है कि उनकी माएँ अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखती हैं, ख़ासतौर पर जब वो कंसीव करती हैं उस दौरान 9 महीने के दौरान, फिर जब बच्चा पैदा होता है और उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखा जाता है, उनको अच्छी डाइट नहीं दी जाती है। तो डॉक्टर हमजा ये तो बड़ा ख़तरनाक सा एक साइकिल है कि माएँ पहले अपना ख्याल नहीं रखती हैं, फिर वही न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बच्चों में आ जाती है, फिर बच्चे जैसे ग्रो कर रहे होते हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता है। तो इस तरह तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो तो कह दें कि बहुत ही पुअर डाइट के साथ पैदा हो रही हैं। जी बिल्कुल। आज से अगर हम 20 साल पुराने या 25 साल पुराने पीछे चले जाएं तो उसमें आप देखें कि किस तरह से लोग जो है उनकी देसी घी भी मिलते घी थे भी थे, हाँ। और आपके पास खालिस दूध, दही, सारी चीज़ें होती हर चीज़ थी। खालिस मिलती थी ना, और लोग खालिस थे, सब कुछ खालिस मिलता था। आज के दौर में लाइफ एक डिस्पोजेबल होकर रह गई है। आप सुबह से लेक लें, उठने से लेके शाम तक आपकी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो प्लास्टिक के बॉल्स में चल रही हैं। इवन कि हम जो पानी आज हाँ भी पी जी। रहे हैं, यहाँ वो पर भी पिया जा रहा है प्लास्टिक या की मेरे बोतल के क्लिनिक में अंदर पिया जा मिलता रहा है, घर में पिया जा रहा है, वो सब प्लास्टिक में आ गया है। ठीक है, तो लाइफ को जब चेंज कर दिया गया, लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया गया, कुदरत से आप दूर होते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर इफेक्ट करेंगी। और फिर दूसरी चीज़ ये आएगी, हमारी सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, फिजिकली एक्टिविटीज़ बहुत कम है। आप खेलों के मैदान देख लें, वो बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं, वहाँ पर लोग नहीं हैं, वॉक के ऊपर नहीं है। किसी भी आप अगर बाग में चले जाएं, वहाँ ट्रैक पे देखें तो आप बहुत चंद लोग मिलेंगे, लेकिन उसके सामने बिल्कुल, अगर रेसकोर्स पार्क में अगर दिल्ली में वॉक करने जाता हूँ, उसके सामने मैं देखता हूँ हॉस्पिटल PIC वो भरा पड़ा लोगों के साथ, और जो पार्क है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो हेल्थी डाइट का और प्लस फिजिकली एक्सरसाइज का, इन दोनों का हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अमल दखल है कि हम खुद से ये चीज़ें का हम नहीं देखने कि हम ड्राई फ्रूट्स कितना खा रहे हैं, हम सब्जियों पे कितना डिपेंड कर रहे हैं, या फ्रीजी जो ड्रिंक्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, या फ्रोज़न जो फूड्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। अभी तक तो किसी खाने में वो कहते हैं ना कि थोड़ा नमक कम अगर हो तो वो घर में डाल के मच जाता है, नहीं जी मुझे तो वो खाना है। अभी फलां वो चने वाला जी, वो चने बड़े अच्छे भेज रहा है, बड़े स्पाइसी हैं, उसका ये काम है, ये चीज़ें। तो ये जितनी चीज़ें हैं, ये जो आप खाएंगे बेसिकली वही चीज़ आपको रिएक्ट करेगी, वही बैक्टीरियाज हैं आपके ब्लड में शामिल होकर गट से आपके उठते हैं, और जो दिमाग के जाके आपके वो लोगों को बर्दाश्त खत्म हो चुकी है ना हमारे माशरे में। तो वो सारा जितना अमल दखल, मैं तो यही कहूँगा जितना भी अमल दखल है वो सब खुराक का है। वो खुराक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की खुराक ले रहे हैं, हेल्थी डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं आप। मतलब अगर हेल्दी डाइट आप खाएंगे तो आप अच्छे भी रहेंगे, जवान भी रहेंगे, और आपकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। अच्छा, दूसरा ऑटिज़म की बात हमने की है मिस मुनज़्ज़ा, तो ऑटिज़म बीमारी बहुत हद तक हमें पता है, लेकिन उसमें कहा जाता है कि जिन्हें ग्लूटेन छुड़वा दिया जाता है, उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स छुड़वा दी जाती हैं, उन्हें शुगर छुड़वा दी जाती है, तो इसकी क्या वजह है? और दूसरा क्या है, ये रिवर्सिबल डिसऑर्डर है या नहीं है? इसमें बच्चा ठीक हो जाता है ऑटिज़म का या नहीं ठीक होता? जी, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको मैं बहुत डिटेल से आंसर देना चाहती हूँ, बिकॉज इवन मेरे बहुत से अपने क्लाइंट्स भी जो है मुझे सुन रहे हैं। देखिए, जैसे ऑटिज़म जो है रिवर्सिबल है, ये मैं डॉक्यूमेंटेड रिसर्चेज बताऊंगी, इसमें अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातें नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रिसर्चेज हैं जो दुनिया में आई, वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें चल रही हैं। ये ऑटिज़म रिवर्सिबल है, लेकिन वो कैसे रिवर्सिबल है? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ब्रेन को इन्फ्लेम कर रही हैं, ब्रेन को टॉक्सिक कर रही हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि अगर हम उनको अपनी लाइफ से रिड्यूस करेंगे, उनको निकालेंगे, माइनस करेंगे, और वो चीज़ें जो ब्रेन की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रही हैं या ब्रेन हेल्थ को इंक्रीज़ कर रही हैं, जब हम वो चीज़ें ऐड करेंगे, देन वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स।
स्पेशली द रूट कॉजेज़, जैसे हम पहले कहते हैं कि जी आपने बात की है ग्लूटेन, डेयरी और कैसीन, शुगर, इन चीज़ों की। ग्लूटेन, इसमें रिसर्चेज आ चुकी हैं प्रॉपर कि गंदम और गंदम से बनी हुई चीज़ें जो हैं, ऑटिस्टिक बच्चे, डेवलपमेंटल डिले बच्चे, स्पीच डिले बच्चे, जिनमें वो बच्चे जो साइकोलॉजिकली डाउन है, अपनी ब्रेन एज जिनकी कम है, ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे को डायग्नोसिस मिला है ऑटिज़म का या नहीं मिला, आप डॉक्टर के पास गए हो अभी तक नहीं गए, आप साइकेट्रिस्ट के पास गए हो नहीं गए, दिस डजंट मैटर। हम बीइंग अ पेरेंट, हमें घर में पता होता है कि यार ये मेरे भाई का बेटा तो बोल रहा है, मेरा बच्चा 4 साल का होकर नहीं बोल रहा है, वो बात समझ रहा है, ये नहीं समझ रहा, उसको ढक्कन खोलना आ गया, इसको खोलना नहीं आया। सो हम खुद भी कंपैरिजन करते हैं, एक हमारी मदर गट भी होती है, इसमें पता चल जाता है। सो यहीं से हम देखते हैं कि अब ग्लूटेन है, डेयरी है, कैसीन है, इन बच्चों की ये चीज़ें बंद कर दें। ओके। बिकॉज ये चीज़ें जो है न्यूरो इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, बिकॉज डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि दूध हमें खालस नहीं मिलता, और डेयरी तो खैर जो बच्चे जिनमें इश्यूज होता है वो सेंसिटिव होती है, उनकी गट सेंसिटिव होती है, उनका ब्रेन उससे इन्फ्लेम्ड होता है। ओके। गंदम भी अगर देखें तो गंदम में फिर वही सर स्प्रे आ जाती है बहुत ज़्यादा, उसमें स्प्रे ऐड है, GMO फूड है, जिसका हम कहते हैं कि मॉडिफाई कर दिया गया है उसका फूड जो है, उसको सीड जो है उन्होंने कर दिया हुआ है, मॉडिफाई कर दिया हुआ है, जिसको हम GMO फूड कहते हैं। इवन कॉर्न जो है वो GMO फूड है। ये चीज़ें बच्चों की डाइट से आप निकालते हो, आपको एक क्विक रिजल्ट मिलता है। अच्छा। विद इन फ्यू वीक्स आप देखते हो कि आपका बच्चा सुनने लग गया है, समझने लग गया है, बोलने लग गया है। नेक्स्ट आता है कि ये रिवर्सिबल है अगर आप वाया गट हीलिंग जाते हो। ठीक है। 70% जो है ऑटिस्टिक किड्स हैं या ADHD किड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये डॉक्यूमेंट्री रिसर्च है कि 70% बच्चे जो है उनके इश्यूज गट के होते हैं। बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरोकेमिकल्स पे चलता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे चलता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स मेजर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी प्रोडक्शन हमारी इंटेस्टाइन्स में होती है, हमारी गट में होती है। जैसे हम सेरोटोनिन लगा लें, ऐसा सारे जितनी भी मेडिसिन रिलैक्सेशन की एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं, इनमें एक्सरसाइज कहते हैं। जो सेरोटोनिन जो है या और रिलैक्सिंग हार्मोन है जो हमारी गट से इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। जब गट वो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, देन आप केमिकल मेडिसिन जितनी भी चीज़ें पुट करोगे वो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। सो पहले हम देखते हैं कि ये गट जो काम करना था गट ने वो क्यों नहीं कर रही है। लेट्स सपोज बच्चे में अगर कहते हैं कि विटामिन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी लिंक करती है कैल्शियम डेफिशिएंसी से, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से। वो चीज़ें अगर कम है आपकी बॉडी में तो कैल्शियम आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है। विटामिन डी आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट जो है, जैसे मैं सारी रूट कॉजेज़ की बात कर रही हूँ कि प्रोसेस फूड है वो निकालनी पड़ेगी, हेल्दी फूड ऐड करनी पड़ेगी, वो फूड जिससे बच्चा सेंसिटिव है। जैसे रिसर्चेस कहती हैं कि GFCF डाइट और शुगर फ्री डाइट के ऊपर हम जाएँ। शुगर की बात कर लें तो कहते हैं चीनी का नाम शुगर है। हम कहते हैं चीनी का नाम शुगर है, गुड़ दे लें, गुड़ तो सुन्नत है या कुछ ऐसा है। हर वो बात जो हमें अपने फ़ायदे की लगती है हम उसको सुन्नत का नाम दे देते हैं। शुगर जो है, चीनी भी शुगर है, शक्कर भी शुगर है, ब्राउन शुगर भी जो है मिल रही है, जो कॉइन्स उसमें मिल रही है वो भी शुगर है। हनी इज़ शुगर, डेट्स आर शुगर। बच्चों को फ्रूट जूसेस पिला दें, कहते हैं कि जो फ्रूट पे जाए फ्रूट जूस पिला दें जी, गाजर का जूस पिला दें, ऑरेंज जूस पिला दें। 10 ऑरेंज लिए, 10 गाजरें ली, 1 गिलास बनाया आपने, 2 गिलास बनाया, वो ज़्यादा होगी ना। फ्रक्टोज इज आल्सो शुगर, जो हाई लेवल ऑफ जो देखो शुगर के डिफरेंट नाम है ना जी जी। लैक्टोज है, डेक्सट्रोज है, ठीक है, फ्रक्टोज है, दूध में जो पाई जाती है उसको लैक्टोज कहते हैं, जो हमें हॉस्पिटल में मिलती है वो डेक्सट्रोज की ड्रिप, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली ये शुगर हैं जिनका हमें पता नहीं है। तो सो ये ब्रेन को डैमेज करती हैं। हम पे जाते हैं जी कैल्शियम की गोली खा लें, विटामिन की गोली खा लें, ये खा लें, वो खा लें। वाई टैबलेट, वाई नॉट फूड? रात दिन की जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में चीज़ें जो हमें दी हैं, जैसे चिया सीड हैं, द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। हाँ जी। वाइट तिल जो मिलते हैं, अमेजिंग फूड। इससे बेस्ट दुनिया में कोई फूड नहीं होगी जिसके अंदर इतना रिच कैल्शियम है। ओके, ठीक है। यखनी खिलाएं तो वैसे भी बड़ी ईद आने वाली है। हाँ, ठीक है, गोश्त जो है इजीली अवेलेबल होगा, बच्चों को है। गोश्त खिलाएं। इस तरह की चीज़ें जब आप बैड चीज़ें बॉडी से निकालोगे और हेल्दी ऐड करोगे, हाँ। देन दिस इज रिवर्सिबल। तो वो जो है कंडीशन वो बेहतर होगी। और होम्योपैथिक में भी डॉक्टर साहब ऑटिज्म का या इस तरह की बीमारियों का इलाज है? जी देखें, होम्योपैथिक कभी भी किसी भी बीमारी के बारे में क्लेम नहीं करते हम लोग कि जी फलां का इलाज मौजूद है। बेसिकली सिम्टम्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अच्छा। अब एक जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी कि बच्चा है वो उसको मेमोरीज लॉस का है या मेमोरीज की बेहतरीन शार्पनेस नहीं है, वो घर का एड्रेस भूल जाता है, ढक्कन खोलना नहीं आता, तो वो सब चीज़ें ऑटिज़म में नहीं आती। तो पढ़ाई में कमज़ोर है या दूसरी चीज़ों में कमज़ोर है बच्चा, तो होम्योपैथिक में ऑटिज़म का इलाज
मौजूद है सिम्टम्स के मुताबिक। अच्छा। अगर ऑटिज्म के 10 पेशेंट हमारे पास आए तो 10 की दवाई एक जैसी नहीं बनेगी। अच्छा, अब ये इलाज उस टाइम मौजूद है जब जो डॉक्टर साहब जैसे जैसे चीज़ें जो बता रही हैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा साहिबा, कि जो जो चीज़ें हम उसमें एहतियात करेंगे कि फूड जो इनटेक ले रहे हैं बच्चे के गट में जो चीज़ें जा रही हैं उसमें जैसे मीठा है या दूसरी चीज़ें हैं, उनको हम जब कट ऑफ करेंगे और प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन और नेचुरल रेमेडीज़ को जब हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा। और ये जो चीज़ें हम जितनी भी चीज़ें क्लेम करते हैं ये हमारे पास एक मुकम्मल एक पूरा पेशेंट्स का डाटा मौजूद है और दुनिया भर में इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च की जाती है, बात की जाती है, उसके बाद फिर अद्वियात दी जाती हैं। इसमें ऐसे नहीं हम कह सकते कि ये चीज़ सिर्फ किसी एक फ़र्द वाहिद डॉक्टर हमजा बुखारी का सिर्फ ये क्लिनिक है वहाँ पर इलाज कर रहे हैं, नुस्खा कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। या डॉक्टर मुनज़्ज़ा जो चीज़ें बोल रही हैं वो नहीं है, वो भी जो चीज़ें बात कर रही हैं या मैं जो चीज़ें बात कर रहा हूँ, अमेरिका में दुनिया भर में इस पर जो रिसर्च की जाती है, रिसर्च की जाती हैं और फिर जो दवाइयाँ उनके ऊपर अप्लाई की जाती हैं, उसके बाद फिर उनके जो रिजल्ट आते हैं हम उन चीज़ों को देखते हुए फिर पेशेंट्स को जो है ना तो जनाब हमने इसमें से सबक यही अखज़ किया है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे तो आप इन तमाम तर बीमारियों से, वो चाहे फिज़िकली हो या फिर मेंटली हो, आप उनसे बच सकते हैं। तो इसलिए डाइट इज़ अ मेन की। तो हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और मिस मुनज़्ज़ा ने भी हमें ज्वाइन किया था। मिस मुनज़्ज़ा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।